हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज्योग्राफी का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक उसका डिस्कशन करने के लिए उपस्थित हैं। और यह जो टॉपिक है यह विशेष तौर पर क्लाइमेटोलॉजी का है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। इसी का हम लोग आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रमोट करें, जिससे और बेहतर से बेहतर मटेरियल बनाने का एक प्रोत्साहन भी हमें मिलता रहे। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग शुरुआत करते हैं। किसका? यहाँ पर देखते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? एटमॉस्फेयर के बारे में, अर्थात वायुमंडल। तो वायुमंडल का एक हम लोग डिस्क्रिप्टिव पार्ट यहाँ पर देखते हैं, एटमॉस्फेयर। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, वायुमंडल की बात करें, तो इसको हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसको प्रॉपर डिफाइन किया जाए। एटमॉस्फेयर का सिंपली बेस ये है कि अगर यह हमारी है पृथ्वी की सतह, क्या है? ये है पृथ्वी की सतह। और पृथ्वी की सतह से जब आप ऊपरी वायुमंडल की तरफ चलते हैं तो इस प्रकार से आपको अलग अलग प्रकार के लेयर देखने को मिलते हैं, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। और सबकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को भी हमको समझना है। तो ध्यानपूर्वक इसको समझना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर किसी ना किसी रूप में पूछे जाते हैं। लिखते भी चलेंगे, जिससे अगर मान लो एक आध लाइन अगर कम ज्यादा होगी तो उसको भी हम लोग यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे। सबसे पहला जो लेयर है इसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को ही हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। फिर सेकंड मंडल होता है जिसको हम कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल। समताप मंडल को बेसिकली हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। फिर इसके बाद आता है जिसको कहते हैं हम लोग मध्य मंडल। क्या कहते हैं? मध्य मंडल। मध्य मंडल को कहते हैं मेजोस्फीयर। क्या कहते हैं? मेजोस्फीयर। और पेन लगता है मोटा है, थोड़ा पतला किया जाए। मेजोस्फीयर है। इसके पश्चात आता है आपका आयन मंडल है। क्या है? आयन मंडल है। आयन मंडल को हम लोग कहते हैं आयनोस्फीयर। क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर है। इसके पश्चात आता है वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल को हम लोग कहते हैं एक्सोस्फीयर। क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर। तो इस प्रकार से पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने के क्रम में कुछ एटमॉस्फेयर हैं, कुछ वायुमंडल हैं, जो हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। वैसे पूरे क्लाइमेटोलॉजी में जो हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं वह आपका क्षोभ मंडल की ही स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर। शेष जो लेयर हैं इनकी चर्चाएं बार बार नहीं की जाएंगी, तो इसलिए सबको हम यहाँ पर क्रम से देखेंगे। जो आपका क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की हाइट अलग अलग देखने को मिलती है। क्षोभ मंडल की अगर हाइट के विषय में हम देखें तो एक अलग से इमेज यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि यह हमारी है पृथ्वी की सतह। क्या है? पृथ्वी की, एक सेकेंड, यह हमारी है। अच्छा, इसका कलर भी बदलना पड़ेगा ना, इसका कलर ले लेते हैं वाइट। यह है हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पे कुछ हमको यहाँ पर, यह है इक्वेटर। क्या है? ये है इक्वेटर है, और यह है पोल। क्या है? पोल। इक्वेटर का अगर रेडियस आप देखें तो रिलेटिवली इसका जो रेडियस होता है यह ज़्यादा होता है, और अगर आप पोल का रेडियस देखें तो रिलेटिवली यह कम होता है। रिलेटिवली यह क्या होता है? कम होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेडिएशन से जो संबंध है यह होता है व्युत्क्रमानुपाती। कैसा संबंध होता है? यह संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती। और इस बेसिस पर अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इक्वेटर का, यहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है कम, और यहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है ज़्यादा। इस बेसिस पर जो इक्वेटर के ऊपर का एटमॉस्फेयर है यह ज़्यादा दूर तक फैल जाता है, और जबकि पोल के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है ये काफ़ी पास में रहता है।
इस बेसिस पर अगर यहाँ का एटमॉस्फेयर मान लेते हैं पास में है, तो यह जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ जाता है यह दूर होता चला जाता है। क्यों दूर होता है? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ज़्यादा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव से ही क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है पोल पर जो मिलती है यह आपकी मिलती है 8 किलोमीटर। कितना मिलती है? 8 किलोमीटर। जबकि इक्वेटर पर यह मिलती है लगभग 18 किलोमीटर। कितना मिलती है? 18 किलोमीटर। इसका बेसिक रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स में अंतर। ग्रेविटेशनल फोर्स में अंतर का प्रमुख कारण क्या है? रेडियस में अंतर। तो इस बेसिस पर हम यहां पर कह सकते हैं कि जो हमारा क्षोभ मंडल है, जो ट्रोपोस्फियर है, यह अगर पोल पर इसकी हाइट देखी जाए तो पोल पर हाइट मिलती है इसकी 8 किलोमीटर और अगर हम इक्वेटर पर देखें तो यहां पर हाइट कितनी मिलती है? 18 किलोमीटर। इसके पश्चात हम लोग जाते हैं समताप मंडल में। समताप मंडल की जो हाइट मिलती है यह मिलती है 55 से 60 किलोमीटर। कितना मिलती है? यह होती है 55 से 60 किलोमीटर तक हाइट है। इसके ऊपर जब चलते हैं तो अगला मंडल है, अगले मंडल को मध्य मंडल कहते हैं और मध्य मंडल की जो हाइट मिलती है यह 80 से 90 किलोमीटर। कितना मिलती है? 80 से 90 किलोमीटर। और जब आप आयन मंडल पे चलते हैं तो आयन मंडल की जो हाइट मिलती है यह लगभग 400 से 640 किलोमीटर। 400 से कितना है? 640 किलोमीटर है। और फिर अगर एकदम वायुमंडल में जाते हैं तो इसकी लास्ट सीमा है 10,000 किलोमीटर। कितना है? 10,000 किलोमीटर। अर्थात हमारा जो एटमॉस्फेयर है यह 10,000 किलोमीटर तक फैला है। इसके ऊपर जो आपको लेयर मिलती है वह आपको मिलती है मैग्नेटोस्फीयर की। किसकी मिलती है? ये है मैग्नेटोस्फीयर की। मैग्नेटोस्फीयर का तात्पर्य है पृथ्वी का भूचुंबकत्व बल। यह मैग्नेटोस्फीयर है, मैग्नेटोस्फीयर। और मैग्नेटोस्फीयर की मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है, जहां तक इसकी प्रभावकारिता है, वह आप कह सकते हैं 36,000 किलोमीटर तक है। कहां तक है? 36,000 किलोमीटर तक है। लेकिन इसका इंपैक्ट कभी कभी आप देखेंगे यह 60,000 किलोमीटर तक भी मिलता है। कहां तक मिलता है? इसका जो एक्सपेंशन है, मैग्नेटोस्फीयर का जो एक्सपेंशन है, इसका एक्सपेंशन यह आपको मिलता है 60,000 किलोमीटर की हाइट तक। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारी मैग्नेटोस्फीयर की जो मैक्सिमम हाइट है वो कहां तक मिलती है? 10,000 किलोमीटर तक मिलती है। इसको हम हटा देते हैं बीच से। ठीक है, यहाँ पे चलिए आ जाते हैं इस पर। ये हमारा है 60,000 किलोमीटर। किसकी हाइट है? एक्सपेंशन है मैग्नेटोस्फीयर की। लेकिन हर जो यहाँ पर जो भी मंडल है, हर मंडल की कुछ खास विशेषता है। उस विशेषता को हम लोगों को समझना है। जैसे सबसे पहले अगर हम समझे क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ टेम्परेचर में कमी आती है। क्लियर रखिएगा, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर में कमी आती है। लेकिन जो टेम्परेचर में कमी आती है उसे हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट आती है, अर्थात टेम्परेचर यहाँ पर डाउनफॉल करता है। और इसमें गिरावट कितनी आती है? तो यहाँ पर है -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। कितना है? प्रति किलोमीटर। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। दिखाई तो पड़ रहा है प्रॉपर ने? चलिए, नहीं दिखाई पड़ेगा फिर बाद में संशोधन किया जाएगा, लेकिन ठीक है। कहने का तात्पर्य है क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ टेम्परेचर में डाउनफॉल होता है। और किस रेट से होता है? तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से टेम्परेचर यहाँ पर गिरता है। और यह जो टेम्परेचर की गिरावट है इसे एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। क्लियर, ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, अर्थात एडियाबेटिक। इसी को कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। यही आपका है सामान्य ताप ह्रास दर, जिसको डिटेल में डिस्कस किया जाता है आगे चल करके। लेकिन अभी तो यहाँ पे हम कहते हैं इसे सामान्य ताप ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स रेट। तो नॉर्मल लैप्स रेट कितना है? -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर है। अगर इस बेसिस पर टेम्परेचर में डाउनफॉल होता है तो ऐसी कंडीशन में आप इस इमेज पर आइए। अगर हम मान लेते हैं पृथ्वी के सतह का यहाँ का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड।
और यहाँ से कितनी ऊंचाई तक चलना है, 18 किलोमीटर की हाइट तक चलना है। प्रति किलोमीटर पर कितना टेम्परेचर डाउनफॉल करेगा, लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन करेगा। तो ऐसी कंडीशन में कंप्लीट यहाँ पर पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर में कितनी गिरावट हो जाएगी, लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउनफॉल कर जाएगा। तो 110 जब डाउनफॉल करेगा, 30 उसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर मिलेगा -80 डिग्री सेंटीग्रेड। कह सकते हैं क्षोभ सीमा पर जो टेम्परेचर मिलता है इक्वेटर के ऊपर, वो मिलता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम कंडीशन अगर हम पोल की तरफ करें तो पोल पर हाइट कितनी चलनी है, 8 किलोमीटर। अगर सपोज दैट यहाँ पे हम मानते हैं कि यह है 5 डिग्री सेंटीग्रेड का और यहाँ से आप चलते हैं 8 किलोमीटर और -6.5 की दर से टेम्परेचर अगर डाउनफॉल करता है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि लगभग यहाँ पर हम कह सकते हैं 50 डिग्री के आसपास माइनस में गया। तो वहाँ से 5 इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो यह होता है -45 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका तात्पर्य ये है कि इक्वेटर के ऊपर का जो क्षोभ सीमा है वहाँ का टेम्परेचर -80 है, जबकि पोल के ऊपर का जो क्षोभ सीमा है वहाँ का टेम्परेचर कितना है, -45 है। जबकि सतह पे हम देखें तो सतह पे इक्वेटर का टेम्परेचर ज़्यादा है, पोल का कम है, लेकिन क्षोभ सीमा पे आप देखेंगे इक्वेटर का कम है और पोल का ज़्यादा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बेसिस पर आप कह सकते हैं कि क्षोभ सीमा पर टेम्परेचर जो है -80 तक पहुंचता है, वो भी कहाँ पर, इक्वेटोरियल बेल्ट में, और पोलर रीजन में कितना पहुंचता है, -45 तक पहुंचता है। सब मिलाजुला के निष्कर्ष ये करना है कि क्षोभ मंडल में तापमान में गिरावट आती है। लेकिन जब आप जाते हैं समतापमंडल में, किस में जाते हैं, समतापमंडल में, तो नाम से ही क्लियर है समतापमंडल का बेसिक तात्पर्य यह है कि तापमान में स्थिरता है। क्या है, तापमान में स्थिरता है। लेकिन अगर एक्चुअल में आप इसको डिफाइन करें तो यहाँ पे तापमान में स्थिरता तो है, लेकिन समतापमंडल के निचले लेयर में है। समतापमंडल के निचले लेयर में तापमान में क्या है, स्थिरता देखने को मिलती है। लेकिन इसी समतापमंडल के जब ऊपरी भाग में जाते हैं तो वहां पे ओजोन की लेयर पाई जाती है। किसकी लेयर पाई जाती है, ओजोन की। अर्थात इसी समतापमंडल में एक लेयर मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोन की लेयर। क्या कहते हैं, ओजोन की लेयर। अर्थात इसी में आपको ओजोन की लेयर भी मिलती है। किसकी मिलती है, ओजोन की लेयर मिलती है। किस मंडल में है, समतापमंडल में है। डिटेल डिस्कशन ओजोन का अलग से किया जाता है। तो ओजोन मंडल में आप देखेंगे सन से आने वाली एक स्पेक्ट्रम में रेडिएशन है जिसका नाम है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को काउंटर करने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में जो मैकेनिज्म है वह ओजोन का है, क्योंकि यहाँ पर जो कोलिजन होता है यह सेम साइज में होता है। तो ओजोन लेयर में जो पार्टिकल हैं उसका साइज और अल्ट्रावायलेट रे का साइज दोनों एक इक्विवेलेंट में है, इसलिए वहां पर कोलिजन होता है। तो यहां पर कोलिजन किसका होता है, अल्ट्रावायलेट रे का। तो ओजोन से कोलिजन किया जाता है अल्ट्रावायलेट रे का, और इसके इंपैक्ट से क्या होता है, टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ने लगता है। तो समतापमंडल के निचले लेयर का तापमान स्थिर है। ध्यान रखिएगा, यहाँ के निचले लेयर का तापमान क्या है, स्थिर है, लेकिन ऊपरी लेयर का तापमान क्या है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वहां पर ओजोन लेयर है और ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रे को काउंटर करती है, इसलिए टक्कर से टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आता है। और इस बेसिस पर जब आप बढ़ते हैं समताप सीमा पर, अर्थात स्ट्रेटोपॉज पर, जो लगभग 60 किलोमीटर की हाइट पे है। कितनी हाइट पे है, 60 किलोमीटर की हाइट पे है। वहां पर पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर जो होता है पुनः पृथ्वी के सतह के इक्विवेलेंट हो जाता है। अर्थात पृथ्वी की सतह के इक्विवेलेंट टेम्परेचर फिर कहां से हो जाता है, समताप सीमा पर, अर्थात स्ट्रेटोपॉज पर। और लगभग वह टेम्परेचर आपको कितना मिलता है, 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि पृथ्वी के सतह का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस बेसिस पर हमारा जो समताप मंडल है अर्थात समताप सीमा है, समताप सीमा पे भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऐसे भी कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के इक्विवेलेंट है। रीजन क्या बढ़ने का है, क्योंकि समताप सीमा के ऊपरी मंडल में विद्यमान है ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट रे को काउंटर करती है, और इस आधार पर वहां पे टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है। लेकिन समताप मंडल के निचले लेयर का टेम्परेचर स्थिर है और तापमान में स्थिरता के कारण यहाँ पे बहुत प्रकार की हलचल नहीं होती है, इसलिए समताप मंडल का जो निचला लेयर होता है यह प्लेन को फ्लाई करने के लिए काफी कंफर्टेबल जोन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, कोई बहुत ज्यादा संघर्ष है नहीं, इसलिए कम से कम ईंधन में
प्लेन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस बेसिस पर हम लोग कहते हैं यह प्लेन के फ्लाई करने के लिए जोन काफी अच्छा माना जाता है, निचला लेयर, ऊपरी वाला नहीं, क्योंकि ऊपरी में फिर से टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है। और जो क्षोभ मंडल है यहाँ पर टेम्परेचर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, इसलिए जितनी मौसमी गतिविधियां हैं सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। जितनी मौसमी परिघटनाएं हैं लगभग सब कहाँ पे होती हैं? क्षोभ मंडल में। जैसे आंधी आना, तूफान आना, वर्षा होना, बादल होना, हवा चलना, ये सब कहाँ का घटना है? सब क्षोभ मंडल की है। और इसी का डिटेल में डिस्कशन पूरी क्लाइमेटोलॉजी में किया जाता है। फिर आते हैं मध्य मंडल में। मध्य मंडल की जो हाइट आप देख रहे हैं यह लगभग 80 से 90 किलोमीटर तक है। मध्य मंडल में जब आप ऊपर जाते हैं तो यहां पर पुनः टेम्परेचर में कमी आती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ टेम्परेचर में क्या हुआ? गिरावट आई है। दूसरे लेयर में ऊंचाई में वृद्धि के साथ टेम्परेचर में क्या हुई है? तो यहां पर टेम्परेचर में वृद्धि हुई है। टेम्परेचर में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और बढ़ करके कितना हो गया? पृथ्वी की सतह के इक्विवेलेंट हो गया, अर्थात 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे लिख दें क्योंकि स्पेस का भी थोड़ा इशू रहता है। तो 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है स्ट्रेटोपॉज पर। फिर आते हैं मध्य मंडल में। मध्य मंडल में पुनः जो है टेम्परेचर डाउनफॉल करता है। टेम्परेचर क्या करता है? डाउनफॉल करता है। और यह गिरते गिरते आपका टेम्परेचर पहुंच जाता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कहाँ पहुंच जाता है? -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जो हमारा मेसोपॉज है अर्थात मध्य मंडल की सीमा है ऊपरी, वहां का टेम्परेचर पुनः -100 तक पहुंच जाता है। और यह वही मंडल है जहां पर उल्का पिंड जलते हैं। इसी मंडल में उल्का पिंड क्या होते हैं? जलते हैं। तो ऐसा भी आपको ध्यान रखना है, यहां पर उल्का पिंड क्या होता है? जलता है। उल्का पिंड जलता है किस मंडल में? मध्य मंडल में। और इसका रीजन भी काफी क्लियर है कि इसी मंडल में क्यों जलते हैं। उसका बेसिक रीजन ये है कि जब आप कह सकते हैं स्पेस से हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हैं, तो जो हमारा आयन मंडल है या वायुमंडल है, ये सब ऐसे मंडल हैं जहां पर वायु काफी विरल है, अर्थात वहां पर प्रतिरोध नहीं होता है। तो जब प्रतिरोध नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में प्रतिरोध हमारा शुरू कहां से होता है? मध्य मंडल से। तो जब भी कोई बाहरी ऑब्जेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है तो उसका पहला जो संघर्ष होता है, जो घर्षण होता है, वह मध्य मंडल से ही होता है। और इसलिए मध्य मंडल में प्रवेश करने के दौरान ही यहां पर उल्कापिंड जलने लगते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना। हाँ, अगर उल्कापिंड की साइज काफी बड़ी है तो वह पृथ्वी की सतह तक भी पहुंचते हैं। अगर उल्कापिंड की साइज छोटी है तो वह मध्य मंडल में ही जल करके समाप्त हो जाते हैं। तो यहां पर भी टेम्परेचर में डाउनफॉल हुआ, अर्थात पहले टेम्परेचर गिरा, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर टेम्परेचर गिरा, एक क्रम है। फिर आते हैं हम लोग आयन मंडल में। आयन मंडल की जो विशेष खासियत ये है कि यहाँ पर जो एलिमेंट है वह आयन के रूप में है। किस रूप में है? आयन के रूप में है। तो यहाँ पर होता क्या है, थोड़ा उसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। समझने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? आयन मंडल में आप देखेंगे यहाँ पर विद्यमान है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कौन विद्यमान है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और सन से आती है जो स्पेक्ट्रम, उसमें सबसे छोटी स्पेक्ट्रम होती है गामा रे और एक्स रे। जब अल्ट्रावायलेट रे हमारे लिए नुकसानदायी है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे के आने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है, कैंसर जैसी समस्याएं होती हैं, त्वचा बर्न हो जाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी घटती है, तरह तरह की समस्याएं होती हैं। यहाँ तक कि वनस्पतियों के साथ भी यह इम्पैक्ट आता है। तो आप कल्पना करिए जब अल्ट्रावायलेट रे इतनी खतरनाक है तो गामा रे जिसकी रेडिएशन और छोटी है, एक्स रे जिसकी रेडिएशन और छोटी है, यह और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है हमारे अर्थ के जितने भी लाइफ स्टॉक हैं। तो हमारे वायुमंडल का मैकेनिज्म इतना सुंदर है कि सभी को काउंटर करने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था बनाई गई है। तो जो सन से आती है गामा रे और एक्स रे, उसको काउंटर करने के लिए कौन विद्यमान है? यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन विद्यमान है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कोलिजन होता है किससे? तो यहाँ पर कोलिजन किया जाता है गामा रे और एक्स रे से। किससे? गामा रे प्लस एक्स रे से। यह दोनों से टकराती हैं और जब टकराते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ये क्या होते हैं? टूटते हैं। किसमें? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन टूट करके यह दो परतों में बन जाते हैं, एक बनता है इलेक्ट्रॉन और एक बनता है प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर हो जाता है, प्रोटॉन नीचे। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है
यह नेगेटिव आयन है और प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव आयन है। कैसा है, पॉजिटिव आयन है। एक नेगेटिव आयन है, एक पॉजिटिव आयन है, अर्थात इस लेयर में आपको सब आयन के रूप में ही मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो आयन की उपलब्धता के आधार पर इसे हम आयन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। इसके साथ साथ जब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में किसी दूसरे स्टार की कोई रेडिएशन प्रवेश करती है, तो दूसरे स्टार की जो रेडिएशन हमारे सोलर सिस्टम में एंट्री करती है उसका नाम है कॉस्मिक रे। क्या नाम है, कॉस्मिक रे। क्योंकि कॉस्मिक रे के अतिरिक्त अन्य कोई रेडिएशन हमारे सोलर सिस्टम में एंट्री नहीं कर सकती है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम की सबसे छोटी जो रेडिएशन है वेवलेंथ की, उसका नाम है गामा रे। लेकिन जो दूसरे स्टार हैं वहां से जो रेडिएशन हमारे सोलर सिस्टम में एंट्री करती है उसकी सबसे छोटी वेवलेंथ क्या है, वो है गामा या कॉस्मिक रे। क्या है, कॉस्मिक रे। तो जब हमारे सोलर सिस्टम की रेडिएशन हमारे अर्थ को इंपैक्ट कर सकती है, तो दूसरे स्टार से आने वाली रेडिएशन भी हमारे अर्थ को इंपैक्ट कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, हमारे अर्थ को सुरक्षित करने के लिए, हमारे अर्थ को सुरक्षित करने के लिए यहां पर कॉस्मिक रे को रोकने के लिए जो उत्तरदायी यहां पर कंपोनेंट है वह आपका है प्रोटॉन लेयर। कौन है, प्रोटॉन लेयर। तो प्रोटॉन लेयर का यहां पर कोलिजन होता है। प्रोटॉन लेयर का क्या होता है, कोलिजन होता है। किससे, कॉस्मिक रे से। किससे होता है, कॉस्मिक रे से। तो कॉस्मिक रे आके टकराती है प्रोटॉन के लेयर से, और जब इसकी टक्कर होती है तो यहां पर एक अद्भुत चमक उत्पन्न होती है। इसके टक्कर से क्या होती है, एक अद्भुत चमक उत्पन्न होती है, और उस चमक को हम क्या कहते हैं, अरोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, इस चमक को हम लोग अरोरा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों कोलिजन हुआ और इससे चमक जो उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, अरोरा। अब देखो थोड़ा सा स्पेस का यहाँ पर है, इसको बाहर करके लिख देते हैं। यहाँ पर इस घटना को हम क्या कहते हैं, अरोरा कहते हैं। तो यह अरोरा की घटना है। अरोरा को ही हम लोग सुमेरु भी कहते हैं। तो अरोरा की घटना घटित होती है किस लेयर में, अर्थात आयन मंडल के ही निचले भाग में, क्योंकि प्रोटॉन की लेयर नीचे होती है, इलेक्ट्रॉन की लेयर ऊपर होती है। तो यहाँ पर यह घटना संपन्न होती है, और यहाँ पर जो अद्भुत चमक होती है उसी चमक को क्या कहते हैं, हम लोग अरोरा कहते हैं। लेकिन यह चमक जो होती है यह पोलर एरिया में ही विजिबल है। कहाँ विजिबल होती है, पोलर एरिया में। तो अगर यह घटना नॉर्थ पोल की तरफ हो रही है तो इसको हम लोग कहते हैं अरोरा। क्या कहते हैं, अरोरा बोरियालिस। क्या कहते हैं, अरोरा बोरियालिस। और अगर यह घटना साउथ पोल की तरफ घटित होती है, कहां पे घटित होती है, साउथ पोल पर, तो उसको कहते हैं हम लोग अरोरा, अरोरा ऑस्ट्रालिस। क्या कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रालिस। ये पूछा जाता है। तो अरोरा बोरियालिस की घटना नॉर्थ पोल पर और अरोरा ऑस्ट्रालिस की घटना साउथ पोल पर कंडक्ट होती है। क्यों कंडक्ट होती है, क्योंकि कॉस्मिक रे की टक्कर होती है किससे, प्रोटॉन लेयर से। और प्रोटॉन कहां पे है, आयन मंडल के निचले भाग में है। और कॉस्मिक रे कहां से आती है, यह अदर स्टार का पार्ट है। सबसे छोटी ज्ञात वेवलेंथ है। सबसे छोटी ज्ञात वेवलेंथ कौन सी है, तो उसका नाम है कॉस्मिक रे। तो यहां पर यह घटना घटित होती है अरोरा ऑस्ट्रालिस के नाम से और अरोरा बोरियालिस के नाम से, नॉर्थ पोल साउथ पोल। लेकिन यह जो घटना संपन्न होती है यह हमने कहा आयन मंडल के निचले भाग में होती है, अर्थात यह चाहे अरोरा नॉर्थ पोल पर हो चाहे साउथ पोल पर हो, इसका अगर देखें तो यह 80 से लेकर के 280, कितना, 80 से लेकर के 280 किलोमीटर की हाइट पर यह घटना घटित होती है। 80 से 280 किलोमीटर की हाइट पर यह घटना घटित होती है। लेकिन इसकी मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है, मैक्सिमम जो क्षमता है, यह आपकी 150 किलोमीटर पर देखने को मिलती है। 150 किलोमीटर पर क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ऐसा भी आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम इंटेंसिटी 150 किलोमीटर पर देखने को मिलती है, जबकि रेंज है 80 से 280 किलोमीटर के मध्य में है। चलिए, ये तो बात ठीक है। ये कहाँ पे होता है, आयन मंडल के निचले भाग में कंडक्ट होता है। थोड़ा यहाँ पर आते हैं फिर से। तो यह आयन मंडल था जहाँ पे नाइट्रोजन की लेयर है, ऑक्सीजन की लेयर है। यह किसको रोकती है, गामा रे एक्सरे को। यहाँ पे कौन से मटेरियल बनते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आयन के रूप में है, इस आधार पर इसको आयन मंडल कहते हैं। लेकिन अदर स्टार से आने वाली जो कॉस्मिक रे है उसको रोकने के लिए प्रोटॉन की लेयर उत्तरदायी होती है,
और जब प्रोटॉन्स इसकी टक्कर होती है तो एक विशेष चमक उत्पन्न होती है जिसको हम लोग अरोरा कहते हैं। और यह नॉर्थ पोल की तरफ जो देखी जाती है उसको अरोरा बोरियालिस, साउथ पोल की तरफ जो देखी जाती है उसे अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। इसका जो कोलिजन होता है यह 80 से 280 के मध्य में होता है, लेकिन मैक्सिमम इंटेंसिटी जो मिलती है वह 150 किलोमीटर पर देखने को मिलती है। तो यह आपको क्लियर होना चाहिए। साथ में अगर देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोलिजन हो रहा है, गामा रे से, एक्स रे से, फिर कॉस्मिक रे से बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं और इस आधार पर इस मंडल में तापमान लगातार बढ़ता है। तो इस मंडल में आप देखेंगे टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है और जो हमारा आयन मंडल की ऊपरी सतह है वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। कहाँ तक पहुँचता है? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। और इसी बेसिस पर आयन मंडल को एक नाम और देते हैं, इसे कहते हैं तापमंडल। आयन मंडल को क्या कहते हैं? तापमंडल। तो यह भी ध्यान रखिएगा, आयन मंडल को ही हम लोग कहते हैं तापमंडल। तो यहाँ पर लिख देते हैं आयन मंडल को क्या कहते हैं? तापमंडल। तो क्लियर है क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर में लगातार वृद्धि हो रही है, तो तापमंडल और आयन मंडल दोनों सेम है। यहाँ पे क्लियर है। साथ में इस मंडल की एक और खास विशेषता है कि जो आयन मंडल है इसका बेसिक जो कार्य है, पृथ्वी से जो सिग्नल प्रणाली या सिग्नल हम लोग जो भेजते हैं फिर वह सिग्नल आयन से टकरा करके पुनः धरती पर वापस आता है, ये काम होता है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि इसकी जो हाइट बताई गई है आयन मंडल की, यह हाइट कितनी है? 400 से 640 किलोमीटर। यह डिफरेंशिएशन इसलिए है क्योंकि दिन के समय में ही सन रे आती है, तो दिन रे में ही टक्कर होगी और दिन में ही यहाँ पर इसका एक्सपेंशन होगा। तो दिन में बढ़कर के कितना हो जाता है? 640। लेकिन रात में टक्कर होगी नहीं, तो रात में क्या हो जाएगा? संकुचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकुचन हो जाएगा। और जब संकुचन हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि यह 400 किलोमीटर पे आ जाएगा। कितने पर आ जाएगा? 400 किलोमीटर पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब खास कंडीशन ये है कि दिन में जब एक्सपेंशन करता है और अर्थ से कोई सिग्नल को भेजा जाता है आयन मंडल में, तो उस सिग्नल के उस आयन मंडल से क्रॉस करके बाहर जाने की संभावना है कि नीचे से सिग्नल गया वह तभी धरती पर वापस आएगा जब किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से टकराए। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन से ही टकराते हैं, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन दूर दूर है दिन में, तो ऐसी कंडीशन में यह जो नीचे से सिग्नल गया है या इसको क्रॉस करके स्पेस में जा सकता है। अर्थात दिन में हमारा सिग्नल कमजोर हो जाता है, लेकिन रात में क्या होगा? यह कंप्रेस होते हैं और जब कंप्रेस होते हैं तो आयन हमारे पास पास होते हैं और जब आयन पास पास होते हैं तो कोलिजन यहाँ पर आसानी से हो जाता है। अर्थात सिग्नल हमारे स्ट्रांग होंगे। सिग्नल हमारे क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे। कब? रात में। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद का जो मंडल है इसको हम कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल बस केवल है कि वायुमंडल तो है लेकिन काफी विरल अवस्था में है। तो यह जो आपने अभी तक हिस्ट्री देखा है, यह आपने बेसिकली देखा है वायुमंडल की। किसकी देखा है? वायुमंडल की। लेकिन यह वायुमंडल जो आप देख रहे हैं यह किसके अनुसार आपने देखा है, यह थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो अभी तक हम लोगों ने जिसके अनुसार समझा है उनका नाम यहाँ पर अगर हम लिखें तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दें, दिखाई तो पड़ेगा विजुअल। यह हम लोगों ने देखा है टिजेरेंस डी बोट महोदय। क्या है? टिजेरेंस डी बोट महोदय। टिजेरेंस डी बोट महोदय के अनुसार यह आपने देखा है कि इन्होंने क्षोभ मंडल, क्या? क्षोभ मंडल प्लस समताप मंडल, क्या? समताप मंडल की खोज की है। इन्होंने समताप मंडल और ओजोन मंडल की क्या की है? खोज की है। तो यह क्लियर रखना है कि खोज की है। लेकिन नामकरण किसने किया है? क्या नामकरण किसने किया तो पूछा जाता है। तो यहाँ पे टिजेरेंस डी बोट महोदय ने समताप मंडल क्षोभ मंडल की खोज की है, जबकि यहाँ पर है जोसेफ, क्या है? जोसेफ प्रिंस्टली। जोसेफ प्रिंस्टली ने क्या किया है? इसका नामकरण किया है। क्या किया है? नामकरण किया है। तो कभी काल आपसे पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू टिजेरेंस डी बोट महोदय या यहाँ पर जोसेफ प्रिंस्टली महोदय के अनुसार वायुमंडल का क्या अरेंजमेंट है, तो वह आप इसको बता सकते हैं। यह एक बेसिक जानकारी थी जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ वायुमंडल का एक और वर्गीकरण है जिसमें हम लोग किसको देखते हैं, तो वहाँ पे हम बेसिकली जो चर्चा करते हैं
वह चर्चा आपकी होती है मार्शल निकोलेट की। किसकी होती है? मार्शल निकोलेट की। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मार्शल निकोलेट के अनुसार अपने एटमॉस्फेयर का वर्गीकरण देखेंगे। साथ में हम यह भी देखेंगे कि हमारे जो आयन मंडल है इसको पुनः कितने भागों में बांटा जाता है। तो उसके लिए एक अलग एपिसोड से हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।